पंखा ठीक है। सब लोग शांत हो जाइए अब। और सभी लोग 10:30 से पहले बैठ जाने का कोशिश कीजिए। अभी हम आ रहे थे बाइक से, देखे आ ही रहा है कुछ अटक मटक के एकदम। अच्छी बात नहीं है, समय पर आइए, ठीक है। ऐसा नहीं, हम भी समय पर आने का ही कोशिश करते। ऐसे हम भी 10 बजे आ जाते, लेकिन 10 बजे आप लोग बैठते ही रहते, तो सोचे 10:30 चालू करे। तो एकदम 10 बजे आ जाना है तो आ जाना है, ठीक है। 10:15 तक आराम से सबको बैठ जाना है, ताकि 10, 20, 22 में हम क्लास को स्टार्ट कर सके। ये क्लास शुरू कर दिए हैं, आप आ रहे हैं। ये आपका कॉलेज थोड़े ना है कि जब मन आइएगा जब मन जाइएगा, ठीक है ना। कहाँ तक पढ़ लिए थे? अच्छा, सिलिंड्रेटा पढ़ लिए थे, पढ़ेंगे। अच्छा, समझ गए। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग जंतु जगत के बारे में सब रेडी है ना। रेडी होने का मतलब एकदम शांत हो जाना है, गंभीर हो जाना है, और एक एक बातों को सुनना है। हम हर बात को 3-4 बार रिपीट करते हैं, और शांति और गंभीरता के साथ सिर्फ हमारी बातों को आप सुन लिए, तो यकीन मानिए सारी बात क्लास में याद होगा, सारी बात। और क्लास में बातचीत बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये आपके दिमाग का बंटवारा कर देता है। और सभी ऑनलाइन वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कुर्सी पर बैठकर क्लास करना है, बेड पर लेटकर सोकर क्लास नहीं करना है। बहुत से हमारे ऑनलाइन दोस्त एकदम बेड पर सोए रहते हैं, खाना बनाते रहते हैं, क्लास भी चलते रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लास आपका शुरू हो गया है तो कुर्सी पर बैठना है और पूरे क्लास को गंभीरता पूर्वक सुनना है, समझना है, ठीक है। कुर्सी भी अच्छा खरीदिए, ने 250 रुपया वाला कुर्सी खरीद लिए, 2 महीना हम टूट गया क्या, तो अच्छा कुर्सी खरीदिए। इस चैप्टर में हम लोग जंतुओं के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर भांति भांति के जो पौधे हैं, उससे कई गुना अधिक भांति भांति तरह के जंतु हैं। जंतुओं की दुनिया पौधों से बहुत ज्यादा विशाल है। ये अलग बात है कि पौधों की संख्या पृथ्वी पर बहुत ज्यादा है जंतुओं से, लेकिन जंतुओं की जातियां पौधों की जातियों की तुलना में बहुत अधिक है। और सारे जंतु एक जैसे नहीं होते हैं। और अब तक हम जंतुओं के एक फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ लिए हैं कि पोरीफेरा जलीय जंतु है। पोरीफेरा जल में रहते हैं, स्थल पर नहीं रहते हैं। अब पोरीफेरा जल में रहते हैं, उसमें भी अधिकांश 99% पोरीफेरा के जंतु समुद्री जल में ही रहते हैं। पोरीफेरा ऐसा जंतु है जिनके शरीर में केवल कोशिकाएं हैं, केवल कोशिकाएं हैं, कोई उत्तक अंग अंग तंत्र नहीं है। पोरीफेरा समुद्र जल में रहते हैं और किसी ठोस आधार से चिपक कर रहते हैं, चलते फिरते नहीं है। पोरीफेरा के शरीर की विशेषता है कि उसमें छोटे छोटे छिद्र भरे पड़े रहते, जिसे क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। हर पोरीफेरा के शरीर के ऊपरी भाग में एक बड़ा छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्टिया और ऑस्कुलम ही पेरीफेरा के जंतुओं के जीने का आधार है।
पोरीफेरा के जंतुओं को अस्पंज नाम से बुलाया जाता है, अस्पंज नाम से बुलाया जाता है। पोरीफेरा के जंतुओं को शायद आप नहीं देखे होंगे क्योंकि हम लोग बिहार के हैं, बिहार चारों तरफ से मैदानी है, समुद्र हमारे बिहार में है नहीं, तो इसीलिए हम पोरीफेरा के जंतु को ज्यादा अपने आसपास देखते ही नहीं है। लेकिन पोरीफेरा के बारे में आपकी समझ विकसित हो गई है ना। पोरीफेरा के जंतु कहाँ निवास करते हैं? हाँ, समुद्र में, कुछ मीठे जल में भी निवास करते हैं। जैसे एक जंतु है पोरीफेरा का अस्पंजिला, अस्पंजिला, देख रहे नाम में स्पंज लगा हुआ है ना। हाँ, इस तरह का नाम वाला सब पोरीफेरा होगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, वे कौन से पोरीफेरा है जो मीठे जल में निवास करते हैं? वो कौन है? अस्पंजिला है। तो पोरीफेरा अधिकांश समुद्री है लेकिन कुछ मीठे जल में भी पाए जाते हैं। लेकिन स्थल पर पोरीफेरा में कोई उत्तक अंग तंत्र होता है, समझ जाइए। इससे पहले आप विश्वास किए थे कि ऐसे ऐसे भी जंतु है जिसमें कोई अंग नहीं है? किए थे, जानते थे आप? बिल्कुल आप जानते थे, लेकिन भूल गए थे 9th क्लास में है पोरीफेरा के बारे में। तो अब ध्यान दिए ना, कैसे कैसे जंतु हैं, ऐसे ऐसे जंतु हैं जिसमें कोई अंग नहीं है। अंग तो छोड़िए, उत्तक ही नहीं है। तो जंतुओं की दुनिया में विविधताएं बहुत भरा पड़ा है दोस्तों। एक साइकस भी मीठे जल में पाया जाता है। साइकस पौधा है दोस्तों, साइकस पौधा है ना, जिम्नोस्पर्म का साइकस पौधा है जी। साबूदाना निकाले थे। अस्पंजिला, अस्पंजिला, अस्पंजिला वो पोरीफेरा है जो मीठे जल में निवास करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आ रहा है, बाथ अस्पंज किसे कहते हैं? ठीक है, बाथ अस्पंज किसे कहते हैं? बाथ अस्पंज कहते हैं यूएस्पंजिया को। किसको? यूएस्पंजिया को क्या कहते हैं? बाथ अस्पंज कहते हैं। क्लियर? अब क्यों कहते हैं? तो अस्पंजिला यूएस्पंजिया का इस्तेमाल जापान के लोग अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर मैल निकालने में लिए करते थे। शरीर से मैल निकालने के लिए जापानी लोग खूब अपने शरीर पर रगड़ता था इसको, यूएस्पंजिया को। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बाथ अस्पंज पड़ गया। क्लियर हो गया? अब आइए दोस्तों, जंतुओं की दूसरी दुनिया में, दूसरी दुनिया में पोरीफेरा समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। पोरीफेरा का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, बन रहा था ना। आइए अब दूसरा पर, जंतुओं की दूसरी दुनिया या दूसरा फाइलम है COE को पढ़ते सी, लेन, एलियन, लेन, टी, रेटा। हिंदी में, इंग्लिश में पढ़िए बड़ी आसानी से। सी, लेन, टी, रेटा, सिलेंटिरेटा। पढ़ लिया? COE को सी पढ़ना है और उसके बाद LEN, लेन, TET, RATA, रेटा, सिलिंटिरेटा। कोई दिक्कत नहीं ना। कभी कभी होता है कि इसका नाम पढ़ने में ही इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि फिर पढ़ने की रुचि ही समाप्त हो जाती है। तो ये सारी दिक्कत ना हो। सिलेंटिरेटा, सिलेंटिरेटा। और इसका दूसरा नाम है दोस्तों नाइडेरिया। दूसरा नाम क्या है? नाइडेरिया का सी साइलेंट हो जाता है, इसको नाइडेरिया ही पढ़ते हैं। तो जंतुओं के सिलिंटरेटा फाइलम का जीव वैज्ञानिकों ने नया नाम क्या रखा है? नाइडेरिया रखा है। सिलिंटरेटा, नाइडेरिया एक ही फाइलम का नाम है, दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो सिलिंटरेटा फाइलम, जंतुओं के सिलिंटरेटा फाइलम का नया नाम क्या हो चुका है? नाइडेरिया।
सिलिंट्रेटा फाइलम का नया नाम क्या हो चुका है? नाइडेरिया। एनी प्रॉब्लम? अब आइए दोस्तों, ये पोरीफेरा का भाई ये है, बहुत ज्यादा गुण मिलता है उससे। सिलिंट्रेटा के अंतर्गत जितने भी जंतु है वो निवास करते हैं दोस्तों कहां? जल में। जल में। और अधिकांश जिसमें रहते हैं कहां? समुद्र में। वेरी गुड। अधिकांश कहां रहते हैं? समुद्र में। और कुछ मीठे मीठे जल, समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि समझ लीजिएगा शरबत में रहते हैं। नदी, तालाब, झील के जल को क्या कहते हैं? मीठे जल। तो सिलिंट्रेटा के भी जंतु कहां निवास करते हैं? स्थल पर, सॉरी, जल में। पोरीफेरा के तरह सिलिंट्रेट जंतु भी कहां निवास करते हैं? जल में ही निवास करते हैं। सिलिंट्रेट जंतु भी स्थल पर निवास नहीं करते हैं। पोरीफेरा भी जल में रह था और सिलिंट्रेटा भी कहां रह रहा है? और उसमें भी सिलिंट्रेटा के अधिकांश जंतु कहां रहते हैं? समुद्र में। कभी कभी समुद्र को लवण जल कहा जाता है। जैसे आप बुक में पढ़िएगा ना तो लिखेगा, बुक या राइटर लिखेगा कि सिलिंट्रेट के अधिकांश जंतु लवण जल में निवास करते। तो लवण जल का ही मतलब क्या है? समुद्र। लेकिन ऐसा नहीं है कि मीठे जल में कुछ भी नहीं रहते, मीठे जल में भी इनकी कुछ जंतुएं निवास करते। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि सिलिंट्रेट जंतु जो समुद्र या मीठे जल में निवास करते हैं, दो तरीके से निवास करते हैं। ठीक है, या तो ये अकेले रहते हैं। सिलिंट्रेट जंतु के जो जीने का तरीका है, तो कुछ सिलिंट्रेट जंतु अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले, सोलाइटरी। और कुछ जो है ना वो समूह बनाकर रहते हैं। कुछ जो है समूह बनाकर रहते हैं। समुद्री जल में या मीठे जल में जो सिलिंट्रेट प्राणी रहते हैं तो दो तरह से रहते हैं। सिलिंट्रेट जंतु कुछ अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं और कुछ सिलिंट्रेट जंतु अकेले रहना पसंद नहीं करते, समूह में रहना पसंद करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हाइड्रा सिलिंट्रेट जंतु है। हाइड्रा सिलिंट्रेट जंतु, हाइड्रा सिलिंट्रेट जंतु जो अकेले रहना पसंद करता है, एकदम अकेले रहेगा हाइड्रा। अब वही कोरल, कोरल को हिंदी में परवाल कहते हैं। परवाल आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। परवाल एक समुद्री जीव है। परवाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोरल। परवाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोरल। और ये परवाल अथवा कोरल एक समुद्री जीव है, सिलिंट्रेट है, और ये अकेला रहना पसंद नहीं करता है, ये समूह में रहना पसंद करता है, समूह में। तो सिलिंट्रेट प्राणी अकेले भी रहते हैं और समूह बनाकर रहते हैं। सिलिंट्रेट के कुछ जंतु अकेले अकेले ही रहना पसंद करते हैं, जबकि कुछ जंतु समूह बनाकर रहते हैं। और ये जो कोरल अथवा परवाल है, समूह बनाकर रहते हैं और मरते हैं, उसी से परवाल भित्ति या कोरल रीफ का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? तो सिलिंट्रेट जंतु कहां निवास करते हैं? जल में। कैसे निवास करते हैं? अब सवाल है कि ये चलते फिरते हैं क्या? दोस्तों अब चलेगा फिरेगा। सिलिंट्रेट जंतु चलते फिरते हैं, यानी सिलिंट्रेट जंतु में प्रचलन पाया जाता है। सिलिंट्रेट जंतु में प्रचलन पाया जाता है। ये चलते फिरते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। और सिलिंट्रेट जंतु में प्रचलन के लिए बाकायदा एक संरचना होती है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसे हाइड्रा का उदाहरण लेते हैं। हाइड्रा, हाइड्रा के बारे में कल भी बताए थे। ठीक है, हाइड्रा, जितने भी सिलिंट्रेट जंतु है ना, जितने भी सिलिंट्रेट जंतु, जितने भी, ये हाइड्रा है।
लेकिन जितने भी सिलिंट्रेट जंतु है, सारे सिलिंट्रेट जंतु के शरीर के अग्रभाग से लंबी लंबी संरचनाएं निकली रहती है और इस संरचनाएं को कहते हैं टेंटेकिल्स। क्या कहते हैं दोस्तों? टेंटेकिल्स। हिंदी में स्पर्शक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? स्पर्शक कहते, टेंटेकिल्स कहते हैं। जितने भी सिलिंट्रेट जंतु है, सारे सिलिंट्रेट जंतु के शरीर के अगले हिस्से से लंबी लंबी रस्सी के समान, डोरी के समान संरचनाएं निकली रहती। इन संरचनाएं को क्या कहते हैं? टेंटेकिल्स कहते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं? टेंटेकिल्स कहते हैं। और यही टेंटेकिल्स में मूवमेंट करके ये क्या करते रहते हैं? प्रचलन। एकदम जल में टेंटेकिल्स लहरा रहा है, हाइड्रा आगे बढ़ रहा है। और टेंटेकिल्स केवल इसे प्रचलन में ही सहायता नहीं करता है, टेंटेकिल्स के मदद से सिलिंट्रेट प्राणी भोजन को पकड़ सकता है। इसका जो भोजन है ना, समुद्री जीव जंतु ही है। छोटे छोटे जीव जंतु को ये खाते रहते हैं, तो टेंटेकिल्स के मदद से ये भोजन को भी पकड़ता है और टेंटेकिल्स के मदद से ये भोजन को भी मुख के अंदर लेता है। बस समझ गए कि नहीं? तो सिलिंट्रेट जंतु पोड़ी फेरा के तरह चिपक कर नहीं रहते हैं, बल्कि ये चलते फिरते रहते हैं। इनमें प्रचलन पाया जाता है। और ये प्रचलन किसके मदद से होता है? टेंटेकिल्स के मदद से। टेंटेकिल्स इसकी बहुत बड़ी पहचान है। अगर किसी जंतु में टेंटेकिल्स है तो निश्चित वो सिलिंट्रेट है। एक जंतु में टेंटेकिल्स नामक संरचना की उपस्थिति है तो 100% श्योर हो जाइए जंतु किस फाइलम का होगा? सिलिंट्रेट फाइलम का होगा। किस फाइलम का होगा? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि आप जब पोड़ी पेरा पढ़ते तो पोड़ी पेरा ज्यादा विकास किया हुआ था नहीं, लेकिन जब आप सिलिंट्रेट पर आते हैं तो सिलिंट्रेट में थोड़ा विकास ज्यादा हो गया है। अर्थात सिलिंट्रेट में कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाते हैं, कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाते हैं। यानी कि सिलिंट्रेट का शरीर कहां तक विकास कर गया है? कहां तक विकास कर गया है? उत्तक तक विकास कर गया है। पोड़ी पेरा का शरीर कहां तक विकास किया था? जबकि सिलिंट्रेटा का बॉडी एक स्टेप आगे चलकर विकास किया है। कहां तक? लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि अंग तथा अंगतंत्र नहीं पाए जाते। अंग तथा अंगतंत्र नहीं पाए जाते। अंग तथा अंगतंत्र नहीं पाए जाते। और कोई अंग नहीं है, अंगतंत्र नहीं है, तो निश्चित तौर पर पोड़ी पेरा की तरह इसमें भी ब्लड नहीं पाए जाते। इसमें भी ब्लड नहीं पाए जाते हैं। सारा काम किसके द्वारा होता है? उत्तकों के द्वारा होता है। सारा काम किसके द्वारा होता है? तो सिलिंट्रेट का जो बॉडी है दोस्तों, सिलिंट्रेट का बॉडी पोड़ी पेरा से ज्यादा डेवलप्ड है। सिलिंट्रेट का बॉडी कहां तक डेवलप कर गया है? टिश्यू तक। लेकिन फिर भी सिलिंट्रेट में टिश्यू कोई अंग का निर्माण नहीं करते हैं। यानी कि सिलिंट्रेट में भी पोड़ी पेरा के तरह कोई अंग नहीं है, कोई अंग तंत्र नहीं है। अंग और अंगतंत्र के अभाव में इसमें भी ब्लड। बात समझ गए? सिलिंट्रेट के बारे में समझ आ रहा है ना कि कैसे कैसे जंतु हैं। सिलिंट्रेट कहाँ निवास करते हैं? जल में। कहाँ निवास करते हैं? कैसे निवास करते हैं? अकेले या समूह बनाकर, दोनों तरह से चलते फिरते हैं। क्या सिलिंट्रेट चलते फिरते या क्या पोड़ी पेरा की तरह चिपक कर ही रहते हैं? चलते फिरते हैं। किसके मदद से? टेंटेकिल्स। टेंटेकिल्स प्रचलन के अलावे सिलिंट्रेट जंतु को अन्य किस कार्य में मदद करते हैं? भोजन को पकड़ने में और भोजन को ग्रहण। भोजन को पकड़ने में, भोजन को ग्रहण। सिलिंट्रेट जंतु का शरीर कहां तक विकसित हुआ है? कहां तक?
टिश्यू तक विकसित हुआ है। क्या सिलिंट्रेट में कोई अंग और अंगतंत्र पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। क्या सिलिंट्रेट में ब्लड की उपस्थिति है? नहीं। रक्त भी नहीं पाए जाते हैं। अब कहिएगा तब श्वसन उत्सर्जन ये सब होता कैसे है? तो ये सब कुछ होता किसके द्वारा? उत्तके इसका इतना सक्षम है कि सारे जैविक प्रक्रिया को संपन्न करा लेता है। जीवन जीने के लिए जो चीज जरूरी है जंतु में होना, वो सब कुछ होता है किसके मदद से? टिश्यू के मदद से। टिश्यू के मदद से। सिलिंट्रेट की अगली विशेषता दोस्तों, सिलिंट्रेट की अगली विशेषता कि इसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दंश कोशिका। दंश कोशिका। दंश कोशिका को अंग्रेजी में कहते हैं नाइडोब्लास्ट। नाइडोब्लास्ट। दंश कोशिका पाए जाते हैं। दंश कोशिका पाए जाते हैं जो सुरक्षा हेतु काम आते हैं। सिलिंट्रेट प्राणी की पहली बड़ी विशेषता उसमें टेंटेकिल्स है। उसमें क्या है? टेंटेकिल्स। टेंटेकिल्स की उपस्थिति सिलिंट्रेट जंतु का सबसे बड़ा लक्षण है। सिलिंट्रेट की दूसरा सबसे बड़ा लक्षण है कि इसमें क्या पाया जाता है? दंश कोशिका। अंग्रेजी में कहते हैं नाइडोब्लास्ट। सी साइलेंट रहता है। अब न में दंश कोशिका। दंश का मतलब होता है डसनो। सिलिंट्रेट प्राणी में दंश कोशिका की उपस्थिति एक बहुत बड़ा लक्षण है। और ये दंश कोशिका सिलिंट्रेट प्राणी को किस काम में आते हैं? सुरक्षा। जब कोई बड़ा प्राणी सिलिंट्रेट पर हमला करता है तो वे अपनी सुरक्षा करते हैं किसके बदौलत? अब कई दंश कोशिका में कोई विषैले पदार्थ होते हैं। विषैले पदार्थ कुछ नहीं होते हैं, बस दंश कोशिका के मदद से ये अन्य जंतुओं पर हमला करते हैं। और ये हमला किस लिए होता है? तो सिलिंट्रेट प्राणी की दो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की शरीर में टेंटेकल्स की उपस्थिति है। शरीर में टेंटेकल्स की उपस्थिति है। शरीर में टेंटेकल्स की उपस्थिति है। और दूसरी प्रमुख विशेषता क्या है? दंश कोशिका। केवल सिलिंट्रेट जंतु में ही टेंटेकल्स पाए जाते हैं। केवल सिलिंट्रेट जंतु में ही दंश कोशिका पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? दंश कोशिका का अंग्रेजी में निमेटोसिस्ट भी कहते हैं, नाइडोब्लास्ट भी कहते हैं और निमेटोसिस्ट भी कहते हैं। तो इतनी बात तो समझ गए जी। सिलिंट्रेटा कहां रहता है? अधिकांश समुद्र में रहता। कैसे रहता है? शरीर कहां तक विकसित है? उत्तक तक। अंग और अंगतंत्र ब्लड भी नहीं होते। अब आइए दोस्तों कुछ शरीर की विशेषताओं को समझ लेते हैं। सिलिंट्रेटा का जो बॉडी होता है वो रेडियल होता है। क्या होता है? रेडियल। रेडियल बॉडी के बारे में बता चुके हैं ना। तो जितने भी सिलिंट्रेट प्राणी हैं उसका बॉडी कैसा? रेडियल होता है। उसके बाद शरीर कितने स्तर का? 2 स्तर का। एक्टोडर्मिस और इसके 2 स्तरीय शरीर में एक विशेषता और मौजूद होती है। इसके 2 स्तरीय शरीर में एक विशेषता और 2 स्तर में जो ऊपर का स्तर है वो क्या कहलाएगा? और जो भीतर का स्तर है, ये बात तो आप शुरू में ही जान गए। सिलिंट्रेटा का जो 2 स्तरीय शरीर होता है तो दोनों स्तर के बीच एक और परत होता है। हालांकि ये कोई मीसोगिलिया
ठीक है ना। ये भी सिलिंडरेट की एक विशेषता है कि इनके दो स्तरीय शरीर के बीच एक संरचना होती है, जिस संरचना को क्या कहते हैं, मीसोग्लिया कहते हैं। पोरीपेरा का शरीर केवल दो स्तर का था, पोरीपेरा का शरीर केवल दो स्तर का था, एक्टोडर्म और, लेकिन सिलिंड्रेटा का भी शरीर कितने स्तर का है, दो स्तर का। लेकिन पोरीपेरा के दो स्तरीय शरीर से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि इसमें दो स्तर के बीच एक परत है जिसका नाम क्या है, मीसोग्लिया। अब कहिए ये मीसोग्लिया परत आखिर करता क्या, कुछ नहीं करता है, बस एक पहचान ये है कि अगर दो स्तरीय शरीर के बीच मीसोग्लिया नामक परत है तो निश्चित ही वह जंतु सिलिंडरेट है, निश्चित ही वह जंतु क्या है, सिलिंडरेट है। और पूरे जंतु जगत में पोरीपेरा और सिलिंडरेटा का ही शरीर दो स्तर का होता है, बाकी सबका तीन स्तर का। अब आगे जितने भी फाइलम पढ़ेंगे सबका शरीर कितने स्तर का होगा, तीन स्तर का होगा। पूरे एनिमल किंगडम में पोरीपेरा का शरीर दो स्तर का है, सिलिंडरेटा का शरीर दो स्तर का है। पोरीपेरा सिलिंडरेटा के अतिरिक्त, पोरीपेरा सिलिंडरेटा के अतिरिक्त अन्य सभी जंतुओं का शरीर कितने स्तर का, अन्य सबका तीन स्तर का है। तो पोरीपेरा का दो स्तर का, सिलिंडरेटा का दो स्तर का, लेकिन दोनों के बॉडी में थोड़ा डिफरेंस है, वो पता चला आपको। पोरीपेरा के दो स्तरीय शरीर के बीच कोई अन्य परत नहीं होती है, जबकि सिलिंडरेटा के दो स्तरीय शरीर के बीच एक विशेष परत होती है जिसका नाम क्या है, मीसोग्लिया। और क्वेश्चन सब यहीं से उठा के पूछ देता है, किस फाइलम के जंतुओं में दंश कोशिकाएं पाई जाती है, सिलिंडरेटा। किस फाइलम के जंतुओं के दो स्तरीय शरीर के मध्य एक मीसोग्लिया नामक परत होता है, सिलिंडरेटा। किस फाइलम के जंतुओं में टेंटेकिल्स नामक संरचना पाई जाती है, सिलिंडरेटा। तो सिलिंडरेटा का बॉडी कैसा होता है, रेडियल। शरीर कितने स्तर का होता है, दो स्तरीय शरीर है, तो निश्चित तौर पर एक बात तो आप कह ही सकते हैं कि इसमें देगुआ नहीं पाया जाता, इसमें देगुआ नहीं पाया जाता, इसमें देगुआ नहीं पाया जाता, क्योंकि देगुआ पाए जाने के लिए शरीर का तीन स्तर का बन जाना जरूरी है। क्योंकि शरीर के आंतरिक और मध्य परत के बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं, तो अगर दो स्तरीय शरीर है तो मध्य परत तो होगा नहीं, तो देगुआ होगा नहीं। न तो पोरीपेरा में देगुआ होता है और न ही सिलिंडरेटा में देगुआ होता है, न तो पोरीपेरा में देगुआ होता है न ही सिलिंडरेटा में। क्लियर हो गया। शरीर की एक और खास विशेषता दोस्तों, इसके शरीर का एक और खास विशेषता कि इसमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है। क्लियर हो गया। सिलिंडरेटा के दो स्तरीय शरीर की एक और विशेषता कि सिलिंडरेटा के दो स्तरीय शरीर में एक गुहा भी पाई जाती है, और इस गुहा का नाम है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। और इस बात को हम इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये कैविटी पोरीपेरा के दो स्तरीय शरीर में नहीं था। पूरे एनिमल किंगडम में कितने फाइलम के जंतु का बॉडी दो स्तर का है, दो। और कौन कौन, पोरीपेरा और, लेकिन पोरीपेरा और सिलिंडरेटा के दो स्तरीय शरीर में बहुत अंतर है। सिलिंडरेटा का दो स्तरीय शरीर ज्यादा डेवलप्ड है, पोरीपेरा का दो स्तरीय शरीर सिलिंडरेटा के तुलना में कम डेवलप्ड है। पोरीपेरा के दो स्तरीय शरीर में कोई गुहा नहीं पाई जाती है, जबकि सिलिंडरेटा के दो स्तरीय शरीर में गुहा पाई जाती है। और दोस्तों इसी गुहा में
इसी गुहा में भोजन का पाचन होता है। यानी कि ये जो कैविटी है, गुहा है, ये भोजन पचोने का जगह है, भोजन पचोने का जगह। तो सिलिंट्रेट के दो स्तरीय शरीर में एक मीसोगिलिया इंपोर्टेंट है और दूसरा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। क्लियर हो गया? समझ गए? सिलिंट्रेटा का बॉडी कैसा? रेडियल। पोरीफेरा का एसिमेट्रिकल था, पोरीफेरा का एसिमेट्रिकल था और सिलिंट्रेटा का रेडियल। सिलिंट्रेटा का शरीर कितने स्तर का? 2 स्तर का। सिलिंट्रेटा के 2 स्तरीय शरीर के मध्य क्या पाया जाता है? मीसोगिलिया। सिलिंट्रेटा के 2 स्तरीय शरीर में कौन सी गुहा पाई जाती है? क्या सिलिंट्रेटा में देगुआ पाया जाता है? आखिर सिलिंट्रेटा में देगुआ क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि 2 स्तरीय शरीर में देगुआ का पाया जाना संभव है। 2 स्तरीय शरीर में देगुआ का पाया जाना संभव है। देगुआ पाए जाने के लिए 3 स्तर शरीर होना आवश्यक है। क्लियर हो गया? बस हो गया, इतना ही जानना है। इतना ही जानने का मतलब है कि अब सब कुछ जान गए। आइए थोड़ा अब प्रजनन करवा देते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज है पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए। हम यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल की बात किए थे तो पोरीफेरा बाइसेक्सुअल था या यूनिसेक्सुअल? तो जितने भी सिलिंट्रेट जंतु होते हैं, जितने भी सिलिंट्रेट जंतु होते हैं, ये भी क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। द्विलिंगी या पोरीफेरा के तरह सिलिंट्रेट जंतु भी क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल यानी एक ही बॉडी में मेल पार्ट भी और उसी बॉडी में फीमेल पार्टी। जंतुओं का ऐसा शरीर जिसमें एक ही शरीर में मेल फीमेल दोनों संरचनाएं मौजूद हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पोरीफेरा भी बाइसेक्सुअल था, सिलिंट्रेटा भी क्या है? पोरीफेरा भी बाइसेक्सुअल था, सिलिंट्रेटा भी क्या है? बाइसेक्सुअल। और अभी ये कमजोर है कि आपको क्या लगता है सिलिंट्रेटा बहुत डेवलप्ड है? अब बताइए हो, क्या लगता है सिलिंट्रेटा डेवलप्ड प्राणी है? नहीं। अरे खुलकर बोलिए ना, जिसमें कोई अंग नहीं है, कोई अंग तंत्र नहीं है, वह किसी भी दृष्टिकोण से विकसित कहलाएगा? नहीं। अंग और अंग तंत्र का अभाव होने के कारण सिलिंट्रेट जंतु भी बहुत कम विकसित है। आपको लग रहा होगा पोरीफेरा का, तो ये पोरीफेरा से तो काफी ज्यादा डेवलप्ड है, तो पोरीफेरा से है। लेकिन अंग और अंग तंत्रों के अभाव में एक जंतु को विकसित कहा जा सकता है? नहीं दोस्तों। और जो जंतु इस पृथ्वी पर विकसित नहीं है, प्रकृति उस पर ज्यादा मेहरबान रहती है। ये प्रकृति का नियम है। जो जितना कम डेवलप्ड रहेगा, प्रकृति उससे प्रजनन के उतने आसान राह उपलब्ध कराते हैं। थैलोपाइटा में जड़ तना पति कुछ भी नहीं था। प्रकृति ने उन्हें बीजाणु जनन की सुविधा प्रदान की कि जनन करो, जितना मने उतना करो। सिलिंट्रेट प्राणी भी बहुत कम विकसित है, अर्थात प्रकृति भी इन्हें जनन के सरल मार्ग ही देगा दोस्तों। और जनन का सरल मार्ग ये है कि इसमें प्रजनन जो होता है, प्रजनन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन जो होता है दोनों विधि से होता है। लैंगिक विधि से भी होता है और अलैंगिक विधि से भी होता है। और ज्यादातर किस विधि से होता है? अलैंगिक विधि से। ज्यादातर किस विधि से होता है? अलैंगिक विधि से होता है। लैंगिक जनन करे या अलैंगिक जनन करे, उसके उपरांत क्या देते हैं?
अंडा, अंडा विकास करके क्या बनता है? लार्वा। और सिलिंट्रेटा के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं। क्या कहते हैं? लार्वा विकास करके क्या बनता है? लार्वा विकास करके, बस। तो सिलिंट्रेट प्राणी भी पोरीफेरा के तरह लैंगिक जनन भी करते हैं और अलैंगिक जनन भी करते हैं। दोनों जनन की सुविधा इसे मिला हुआ है। मन होगा तो अलैंगिक करेगा, मन होगा तो लैंगिक करेगा। लैंगिक जनन भी इनमें आसान है क्योंकि बॉडी है बाइसेक्सुअल। लैंगिक जनन हो अलैंगिक जनन हो, उसके उपरांत क्या बनते हैं? अंडा। पोरीफेरा भी अंडे दे रहा था, समझे? पोरीफेरा भी क्या दे रहा था? और अंडा विकास करके, लार्वा विकास करके, और सिलिंट्रेट के लार्वा को क्या कहते हैं? और ध्यान रखिएगा, सभी जंतु में अंडा से लार्वा नहीं बनते हैं। जैसे मछली भी अंडे देते हैं। अब मछली के अंडे से डायरेक्ट जो है सीधे बच्चे निकलते हैं। मछलियों में लार्वा अवस्था, तो अंडा के बाद लार्वा बनता है। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि हर जंतु में अंडा के बाद लार्वा बनेगा, नहीं। ये हम सिलिंट्रेट के बारे में बता रहे थे। सिलिंट्रेट दोनों तरह के जनन करते हैं, अंडे देते हैं और अंडे विकास करके सीधे बच्चे में परिवर्तित नहीं होते, बल्कि इसमें क्या पाया जाता है? लार्वा अवस्था पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? लार्वा अवस्था पाया जाता है। और सिलिंट्रेट के लार्वा को क्या कहते हैं? पेनेलुला। सिलिंट्रेट के लार्वा को क्या कहते हैं? पेनेलुला कहते हैं। सिलिंट्रेट के लार्वा को क्या कहते हैं? और इस तरह से सिलिंट्रेटा समाप्त, समझे? जिनको नींद आ रहा था, सो गए थे, उसके लिए बताइए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। नींद पर काबू रखना सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। बाबू जो है सो गया। आइए एक बार रिवीजन करके सब कुछ याद कर लेते। क्या क्या क्लियर हुआ ना? सिलिंट्रेट बोरिंग नहीं लग रहा है? क्योंकि इस चैप्टर को लेकर विद्यार्थी बड़ी कंप्लेन करता है कि सर नाम गड़बड़ सरबर है, पढ़ने में ठीक नहीं लग रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि उब जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस सिलिंट्रेटा। आइए एक बार फिर से समझते हैं एक बात को। सबसे पहले ये जो सिलिंट्रेटा है, इसका नया नाम क्या हो चुका है? नाइडेरिया। सिलिंट्रेटा का नया नाम नाइडेरिया। सिलिंट्रेटा के जंतु कहां निवास करते हैं? कहां? जल में, और उसमें भी अधिकांश समुद्र में। सिलिंट्रेटा जलीय प्राणी है और ये जल में कितने तरह से रहते हैं? अकेले और हाइड्रा सिलिंट्रेट जंतु है। कोरल या परवाल भी सिलिंट्रेट जंतु है। कोरल या परवाल भी। क्या सिलिंट्रेट के जंतु में प्रचलन पाया जाता है? पाया जाता है, बिल्कुल। सिलिंट्रेट जंतु प्रचलन किसके द्वारा करते हैं? टेंटेकिल्स के मदद से। किसके मदद से? उसके बाद सिलिंट्रेट का शरीर कहां तक विकसित है? उत्तक तक विकसित है, लेकिन इसमें अंग और अंगतंत्र नहीं पाए जाते, जिसके कारण इसमें ब्लड भी नहीं पाए जाते हैं। सिलिंट्रेट प्राणी में कौन सी विशेष कोशिका उपस्थित है? दंश कोशिका। टेंटेकिल्स की उपस्थिति भी सिलिंट्रेट का मेन लक्षण है और दंश कोशिका की उपस्थिति भी सिलिंट्रेट का मुख्य लक्षण है। पूरे एनिमल किंगडम में कहीं और ना तो दंश कोशिका है और न ही टेंटेकिल्स है। आइए दोस्तों इनके शरीर पर एक बार विचार कर लेते हैं। सिलिंट्रेटा का शरीर कैसा? रेडियल। सिलिंट्रेटा का शरीर कितने स्तर का? 2 स्तर का। अभी यहां पर एक बात समझना है कि पोरीफेरा का शरीर भी 2 स्तर का, सिलिंट्रेटा का शरीर भी, लेकिन दोनों के 2 स्तरीय शरीर में अंतर है।
पोरीपेरा के दो स्तरीय शरीर में मीसोग्लिया नहीं है, जबकि सिलिंट्रेटा के दो स्तरीय शरीर के बीच मीसोग्लिया कुछ काम नहीं करता, बस शरीर है तो उसमें उपस्थित है। उदाहरण के लिए हमारे त्वचा पर बाल है, इसका कोई काम है? कोई काम नहीं, हटा भी दीजिए बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक उसी तरह यह मीसोग्लिया नामक परत है। उसके अलावा पोरीपेरा के दो स्तरीय शरीर में कोई गुहा नहीं पाई जाती है, जबकि सिलिंट्रेटा के दो स्तरीय शरीर में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है। और इस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में भोजन का पाचन होता है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में भोजन का। सिलिंट्रेट जंतु भी पोरीपेरा के तरह क्या होते हैं? बायसेक्सुअल। सिलिंट्रेट जंतु भी पोरीपेरा के तरह क्या होते हैं? बायसेक्सुअल होते हैं। और यह किस विधि से प्रजनन करता है? दोनों विधि से प्रजनन करता है, ज्यादातर अलैंगिक विधि से ही प्रजनन करता है, बहुत कम स्थितियों में यह लैंगिक जनन करता है। और यह बात भी जानिए कि जिन जंतुओं को प्रकृति ने दोनों तरह से प्रजनन की सुविधा दी है, तो वो दोनों विधि में जो आसान है उस प्रजनन को अपनाता है। और इन दोनों प्रकार के जनन में अलैंगिक जनन आसान है, लैंगिक जनन कॉम्प्लेक्स। तो जिन जंतुओं में दोनों प्रकार की जनन की सुविधा है वो अधिकांश स्थितियों में अलैंगिक जनन ही करेंगे, क्योंकि लैंगिक जनन जटिल होता है। उसके बाद ये अंडे देते हैं, लार्वा बनते हैं। और लार्वा को क्या कहते हैं? पेनेलुला कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत लोग का नोट में कुछ कुछ पॉइंट नहीं है, छोड़िए न, नोट में नहीं है तो क्या हुआ, क्वेश्चन में सब कुछ है। ठीक है, क्वेश्चन में बनाइएगा अपने, सब कुछ याद आएगा। अब नोट में है कि 2 पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट है। समझे कि नहीं समझे? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हमारा काम है। नोट में जो कुछ है वो टॉप बनाने के लिए पर्याप्त है दोस्तों, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट पढ़ा देते हैं तो आप लिख भी लीजिए, नहीं भी लिखिएगा क्वेश्चन बनाइएगा, वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कहिए सिलिंट्रेट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है सिलिंट्रेट में? सिलिंट्रेट जल में रहते हैं, स्थल पर नहीं रहते क्या? बिल्कुल स्थल पर रहते। पोरीपेरा भी जलीय, सिलिंट्रेटा भी, और उसमें भी 99% समुद्र में। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि प्रकृति ने जब पृथ्वी पर जंतुओं को भेजना चालू किया तो सबसे पहले समुद्र में ही भेजा, क्योंकि आज भी धरती के 70% भाग पर क्या है? पानी है दोस्तों, पानी ही पानी। और जानते हैं जब पृथ्वी बना ना, अब पृथ्वी बनकर जब ठंडा हुआ, शुरू में पृथ्वी बना ना बड़ी गर्म था, बहुत गर्म। 2-3 लाख करोड़ वर्ष में पृथ्वी ठंडा हो गया। अब पृथ्वी जब ठंडा हुआ ना, पृथ्वी पर बारिश होने लगा। 2 लाख वर्ष तक बारिश होता ही रहा, पृथ्वी डूब गया। फिर धीरे धीरे सूखना चालू हुआ तो 30% भाग सूखा है, 70% आज डूबा है। तो ये है दोस्तों, आपको लग रहा है कि इतना बड़ा समुद्र कैसे है? अरे शुरुआती दौर में 2 लाख सालों तक, उससे भी ज्यादा बारिश होता ही रहा, रुका ही नहीं रहा, वो भी मूसलाधार। और इतनी बारिश हुई कि पृथ्वी डूब गया, धीरे धीरे सूखा, 70-30% भाग सूख के थोड़ा ऊपर हुआ। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब आते हैं दोस्तों, जो जो सिलिंट्रेट प्राणी का नाम याद रखना है वो जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल में कौन कौन याद रखना है? एग्जाम्पल में सबसे पहले याद रखना क्या? हाइड्रा। उसके बाद याद रखना क्या? कोरल। यानी क्या? ये सब याद रखना है कि ये सिलिंट्रेट है। कभी कभी क्वेश्चन क्या देगा जानते हैं? निम्नलिखित में किसमें दंश कोशिका पाई जाती है?
और ऑप्शन में सिलिंट्रेट नहीं देकर सिलिंट्रेट का जंतु देगा। निम्नलिखित में किस जंतु के शरीर में मीसोग्लिया पाई जाती है? ऑप्शन में आपका सिलिंट्रेट न देकर सिलिंट्रेट का जंतु का नाम देगा। इसलिए जो चर्चित जंतु है उसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो सिलिंट्रेट का पहला चर्चित जंतु हाइड्रा, दूसरा कोरल, तीसरा ओरेलिया। ओरेलिया, और ओरेलिया को क्या कहते हैं? जेली फिश। ओरेलिया जेली के समान दिखता है, वहीं बाल में लगाने वाला जेल उसी के समान ये दिखता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जेली फिश। अब यहां पर यह याद रखना कि जेली फिश वास्तव में फिश नहीं है। जेली फिश वास्तविक मछली, बस इसके नाम में फिश लगा हुआ है। और कहते किसके हैं? तो जेली फिश एक सिलिंट्रेट जंतु है। जेली फिश एक सिलिंट्रेट जंतु है, ये वास्तविक मछली नहीं है, ये वास्तविक मछली। कभी कभी सीधे क्वेश्चन पूछता जेली फिश किसे कहते हैं? अगला है मेट्रीडियम। मेट्रीडियम, मेट्रीडियम को कहते हैं सी का मतलब समुद्र, सी एनीमोन, सी एनीमोन। ये हुआ वैज्ञानिक नाम है, ये हुआ प्रचलित नाम। उसके बाद याद रखना गोर्गोनिया। गोर्गोनिया, गोर्गोनिया को कहते समुद्री पंखा। समुद्री पंखा, क्योंकि इसका शरीर होता है पंखे के समान। गोर्गोनिया का शरीर होता है पंखे के समान, इसलिए इसे क्या कहते हैं? समुद्री पंखा। ठीक है, गोर्गोनिया को कहते हैं समुद्री पंखा, क्योंकि इसका शरीर होता है पंखे के समान। अब पंखा का मतलब वो छत वाला पंखा नहीं, ठीक है? हाँ, हैंड फैन, ठीक है ना? हैंड फैन, हैंड फैन समझ रहे हैं जी? हाँ, आजकल तो विलुप्त हो गया है, अब तो हाथ वाला पंखा खाली भोजपुरी फिल्म में दिखता है, ठीक है? पेनोटुला, पेनोटुला, पेनोटुला को कहते हैं समुद्री कलम। और ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। पेनोटुला समुद्री कलम। फाइसेलिया, फाइसेलिया, फाइसेलिया को कहते हैं पुर्तगाली जंगी जहाज। फाइसेलिया को कहते हैं पुर्तगाली जंगी जहाज, क्योंकि इसके शरीर जहाज के समान ही दिखता है। तो सिलिंट्रेटा के अंतर्गत 7 जंतु का नाम याद रखना, 7। अगर हाइड्रा पोरीफेरा सिलिंट्रेटा में आता है, हाइड्रा सिलिंट्रेटा में आता है, पोरीफेरा में नहीं आता है। कल हाइड्रा का एग्जाम्पल रेडियल बॉडी को समझाने के लिए दिए थे। क्लियर? कितना नाम याद रखना है? 7, बहुत जरूरी है। पोरीफेरा में तो कम नाम था, स्पंजीला, यू स्पंजिया, यूप्लेक्टेला, साइकन, 4-5 नाम था। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देखिए। सबसे चर्चित जीव सिलिंट्रेटा का हाइड्रा, उसके बाद कोरल। कोरल के बारे में तो कई बार पूछा है। जेलीफिश किसको कहते हैं? यानी जेलीफिश वास्तविक मछली नहीं है, सिलिंट्रेट जंतु का नाम है। सी एनीमोन किसको कहते हैं? मेट्रीडियम को। समुद्री पंखा किसको कहते हैं? गोर्गोनिया को। समुद्री कलम पेनोटुला को। पुर्तगाली जंगी जहाज फैसेलिया को। अब यहां पर यह भी याद रखना है, जेलीफिश सिलिंट्रेट जंतु है, सी एनीमोन सिलिंट्रेट जंतु है, समुद्री पंखा सिलिंट्रेट जंतु है, समुद्री कलम सिलिंट्रेट जंतु है, पुर्तगाली जंगी जहाज सिलिंट्रेट जंतु है। कोरल को फौंजिया कहते हैं क्या? बिल्कुल। कोरल की कई जातियां हैं, जिसमें एक जाति फौंजिया भी है, जिसमें एक जाति
फौजिया भी है दोस्तों। क्लियर? अब कहिए, सिलिंड्रेटा का कोई भी प्रश्न पूछेगा आपसे बनेगा, और सिलिंड्रेटा का कोई प्रश्न आपसे नहीं बना, समझिए वो किसी से नहीं बना, पूरी गारंटी है। क्लियर? सिलिंड्रेटा का बॉडी कैसा होता है, बायलेटरल या रेडियल? इसका मतलब फैसेलिया का बॉडी रेडियल है, पेनाटुला गोर्गोनिया का बॉडी रेडियल है, हाइड्रा का बॉडी। क्लियर हो गया? समझ गए? एक बार सिलिंड्रेटा का रीडिंग मार दीजिए तो नोट में, तब तक हम ऑनलाइन वाले दोस्तों से थोड़ा पूछ लेते हैं। डॉग फिश आएगा, डॉग फिश आएगा बाद में। कहिए दोस्तों, हमारे ऑनलाइन वाले दोस्तों, क्या सिलिंड्रेट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है? चलिए, प्रिंस कुमार, ब्रजेश कुमार यादव, सचिन कुमार, एकदम सबका जवाब यस में आ रहा है। वेरी गुड दोस्तों, यस छोड़कर कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, अब कमेंट बंद कीजिए, बहुत आ गया है। अब कुछ लोग शायद पूछ रहे हैं कि बीपीएससी में ये सब कम आएगा कि नहीं। जो बीपीएससी के नाम पर 80,000, 90,000, 1.5 लाख फीस भर दिया है, जाके उसे नोट मिला लीजिएगा, कॉन्सेप्ट मिला लीजिएगा। आप प्लस में न रहे तो आज के बाद बिट्टू झा पढ़ाना छोड़ देगा। ये सवाल पूछनी ही नहीं चाहिए कि ये बीपीएससी में कम आएगा कि नहीं आएगा। आप खुद मिला लीजिए कि ये कम आएगा कि नहीं आएगा। आप खुद मिला लीजिए कि ये बीपीएससी में कम देगा कि देगा। आप खुद मिलाएगा, अपने आप आपको पता चलेगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया? समुद्री पंखा गोर्गोनिया, समुद्री पंखा गोर्गोनिया, समुद्री कलम पेनाटुला, पुर्तगाली जंगी जहाज, सिलिंड्रेटा का नया नाम नाइडेरिया, सिलिंड्रेटा का नया नाम, सिलिंड्रेटा का बॉडी कैसा, रेडियल, रेडियल। सिलिंड्रेटा का बॉडी कितने स्तर का, कितने स्तर का, 2 स्तर का। क्लियर? आते हैं दोस्तों अगला फैलम पर। अब तक आप पोरीफेरा पढ़ चुके हैं, वो समुद्र में रह रहा था, सिलिंड्रेटा भी समुद्र में रह रहा है। ये देखना बड़ा रोचक होगा कि प्रकृति ने स्थल पर पहले किसको उतारा है। आइए दोस्तों अगला फैलम और क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जो जो आप आगे बढ़ते जाते हैं त्यों तो जंतु विकास करते जाता है। बातचीत नहीं दोस्तों, शांति और गंभीरता बहुत जरूरी है। अगला फाइलम का नाम बड़ी अल्टर है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? पहले नाम को क्लियर करता, पहले लिखेंगे प्ले। ठीक है? PLA प्ले। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे दौड़ते का है जी। ओहो हो, जाने दीजिए, जाने दीजिए। बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। और किसी भी क्लासरूम का गेट को बंद नहीं रखना है। सख्त हिदायत है, जान लीजिए, बंद नहीं रखना है। अभी उसको निकलने में 22 सेकंड का लेट हो गया। ठीक है? तो सभी लोग क्लास के गेट को बंद
नहीं रखना है। चलिए आइए दोस्तों, आइए, बहुत लोग हैं, किसी को समस्या हो गई है तो सुधार होगा उसमें। क्या क्या आपका भी तबीयत खराब हो गया? अच्छा, निकलने दीजिए, निकलने दीजिए इनको। अभी मौसम तबीयत खराब होने वाला है। दिन में गर्मी होता है, रात 3 बजे पंखा में ठंडी रहता है कि ना है? निकलने दीजिए आराम से। ज्यादा तबीयत खराब होगा तो जाके आराम कर लीजिएगा पहले। आइए दोस्तों, पोड़ी पेरा और सिलिंटरेटा के बाद अगले फाइलम की ओर जाते हैं। PLA प्ले, टी प्ले, TYT हेल, मीन, अथीजा। क्लियर? नहीं नहीं, हंसने व पढ़ने में सही में दिक्कत हो जाता है, इसीलिए। और इसका हिंदी नाम देखिएगा ना, तो हिंदी नाम देखिएगा, लगेगा कौन एकदम संस्कृत का लंबा वर्ड आ गया है, इसीलिए अंग्रेजी में पढ़ना थोड़ा आसान होता है। प्ले, टी, प्ले, टी, हेल, मीन, थीज। अब पूरा एक साथ पढ़िए। तो इस फाइलम का नाम है प्लेटी हेलमेंथीज। ठीक है, फाइलम का नाम प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज। क्लियर हो गया? अब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? तो तीसरा फाइलम है प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज। कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन आ रहा है, जापान में उपहार के रूप में यूप्लेक्टेला को दिया जाता है। बिल्कुल, यूप्लेक्टेला को ही दिया जाता है, यूप्लेक्टेला को ही दिया जाता है। ठीक है, तो प्लेटी हेलमेंथीज पढ़ने में कोई दिक्कत होगा? प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज। अब ये जो प्लेटी हेलमेंथीज है, इसमें रखा गया दोस्तों कृमि को। कृमि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्म। आप नाम सुने होंगे, कृमि का नाम सुने होंगे दोस्तों। ध्यान दीजिए, सूक्ष्म जीव अलग है, कीट अलग है, मकड़ी अलग है, कृमि अलग है। तो प्लेटी हेलमेंथीज फाइलम में किसको रखा गया है? कृमि को। अब कुछ पूछ रहा है इसका हिंदी नाम क्या? यही है हिंदी नाम। तो प्लेटी हेलमेंथीज के अंतर्गत किसको रखा गया है? कृमि को, कृमि को। लेकिन दोस्तों कृमि के लिए एक और फाइलम है, सारे कृमि को इसी फाइलम में रखा नहीं गया। इस फाइलम में रखा गया है किस कृमि को? चपटा और फीता कृमि को। यानी फीता का मतलब दर्जी वाला फीता नहीं होता है, उसी आकार का कृमि था, इसीलिए फीता कृमि। चपटा का मतलब प्लेट, प्लेट के समान चपटा। तो प्लेटी हेलमेंथीज फाइलम के अंतर्गत कैसे जंतु को रखा गया? कृमि को। लेकिन प्लेटी हेलमेंथीज में किस प्रकार के कृमि को रखा गया है? चपटा कृमि को रखा गया है और फीता कृमि को रखा गया है, चपटा कृमि को रखा गया है। और अब कहिएगा ये कृमि क्या होते हैं? ये परजीवी जंतु होते हैं दोस्तों, परजीवी
जंतु होते हैं जो रोगों को फैलाते हैं, जो रोगों को फैलाते हैं। ये जो कृमि होते हैं ये कैसे जंतु होते हैं? परजीवी। परजीवी का मतलब समझ रहा है ना? ऐसे जंतु जो दूसरे किसी जंतु के शरीर पर आश्रित रहकर भोजन प्राप्त करता है और उल्टे उसे हानि भी पहुंचाता है। समझिए वो क्या है? तो ये जो कृमि है ये परजीवी जंतु है, यानी दूसरे जानवर मानव शरीर में रहते हैं और उसमें क्या करते हैं? रोगों को फैलाते हैं। ये कृमि रोगों को फैलाने वाले हैं। हालांकि कुछ कृमि ऐसे भी हैं जो परजीवी नहीं है और वे स्वतंत्र रूप से रहते हैं, रोगों को नहीं फैलाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ ही है। तो कृमि कैसे जंतु हैं दोस्तों? सोइए नहीं, जागिए। कृमि कैसे जंतु हैं? परजीवी जंतु है और ज्यादातर रोगों को, और कृमि के रोग से मानव कम इफेक्टिव होते हैं, यानी कम प्रभावित होते हैं। ज्यादा प्रभावित होता है जंगली जंतु। जंगली जंतु, हिरण, शेर, बाघ, ये सब ज्यादा प्रभावित होते हैं इन कृमियों से। कृमि जनित रोगों से मानव कम प्रभावित होते हैं, लेकिन जंगली जंतु बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब प्लेटी हेलमिंथेस के जो कृमि समान जंतु है, कृमि समान जंतु है, उनके शरीर की बात करें तो शरीर कैसा होता है? बायलेटरल। शरीर कितने स्तर का होता है? 3 स्तर। 2 स्तर का है बोलने पहले भी क्लियर किए ना कि पूरे एनिमल किंगडम में पोरीपेरा और सिलिंट्रेटा ही है जिसका शरीर, अब बाकी सबका। तो ये जो कृमि जंतु है इनका शरीर भी कितने स्तर का? लेकिन याद रखना इस 3 स्तरीय शरीर में देगुआ नहीं होता है। देगुआ नहीं होता है, देगुआ नहीं होता है। तो कृमियों का शरीर कैसा होता है? बायलेटरल होता है। कृमियों का शरीर कैसा होता है? कृमि का शरीर कितने स्तर का? लेकिन इस 3 स्तरीय शरीर में देगुआ, इस 3 स्तरीय शरीर में देगुआ नहीं पाया जाता। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिक्कत नहीं हो रहा है? प्लेटी हेलमिंथेस में किसको रखा गया है? कृमि को। लेकिन यह भी याद रखना प्लेटी हेलमिंथेस में सारे कृमि को रखा, किस आकार के कृमि को? अब इसका मतलब यह नहीं कि दुइये को कृमि को रखा गया है। इसका मतलब यह है कि वो सभी कृमि जिसकी आकृति चपटी है, जिसकी आकृति चपटी है, जिसकी आकृति चपटी है, जिसकी आकृति चपटी है, इस तरह का आकृति वाला, जिसकी आकृति चपटी है, जिसकी आकृति फीते के समान है, जिसकी आकृति फीते के समान है, उस सब को रख दिया गया है किसमें? और ये कृमि कैसे जंतु हैं? जो रोगों को, कृमि का शरीर कैसा, कितने स्तर का? लेकिन 3 स्तरीय शरीर में देगुआ, प्लेटी हेलमिंथेस के 3 स्तरीय शरीर में देगुआ नहीं पाया जाता। बात समझ गए? अब ये अगली विशेषता दोस्तों, आप देखे थे कि पोरीफेरा का शरीर कोशिकाओं तक विकसित था, सिलिंट्रेटा का शरीर उत्तक तक विकसित हो गया। आइए दोस्तों, पहली बार इस जंतु में अंग तथा अंग तंत्रों का विकास हुआ है। पहली बार अंग तथा अंग तंत्रों का विकास हुआ है प्लेटी हेलमिंथेस में।
प्लेटी एलिमेंथीज, प्लेटी एलिमेंथीज एनिमल किंगडम का पहला फाइलम है जिसमें किसका विकास हुआ है? अंग का। और अंग हो गया तो निश्चित तौर पर अंग तंत्र तो होगा ही होगा, लेकिन 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 आप ये याद रखिए कि अंग के नाम पर इसमें केवल एक अंग का विकास हुआ है। किसका? माउथ का। और अंग तंत्र के नाम पर केवल एक अंग तंत्र का विकास हुआ है। किसका? पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र भी पूरा विकसित नहीं होता है, पाचन तंत्र भी पूरा विकसित नहीं होता है, पाचन तंत्र भी पूरा विकसित नहीं होता है। इसके अलावे अन्य सभी अंग, इसके अलावे दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके अलावे यानी मुंह और पाचन तंत्र के अलावे इसके अलावे अन्य सभी अंग तथा अंग तंत्रों का क्या होता है? अभाव होता है। सभी अंग तथा अंग तंत्रों का क्या होता है? अभाव होता है। प्लेटी हेलमिंथेज में, प्लेटी हेलमिंथेज में पहली बार अंग और अंग तंत्रों का विकास देखने को मिलता है, लेकिन अंग के नाम पर इसमें केवल एक अंग है माउथ, और अंग तंत्र के नाम पर मात्र एक अंग तंत्र। कौन? पाचन तंत्र। वो भी पाचन तंत्र इसका पूरा डेवलप्ड नहीं है, बहुत कम डेवलप्ड है, पूरा विकसित नहीं है। लेकिन पाचन तंत्र के अलावे अन्य जितने भी तंत्र होते हैं, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र, सब कुछ का अभाव होता है और इसमें भी ब्लड पाया नहीं जाता। इसमें भी ब्लड नहीं पाया जाता, क्योंकि ब्लड तब होगा जब शरीर में हृदय नामक संरचना आएगी। हृदय नामक संरचना के अभाव में शरीर में ब्लड का होना संभव नहीं है। और अभी इसमें अंग तंत्र आया है लेकिन हृदय वाला संरचना नहीं आया है दोस्तों, तो इसमें भी ब्लड नहीं पाए जाते हैं। समझ रहे हैं बातों को? दिक्कत नहीं हो रहा है? तो कृमि समान शरीर में पहली बार अंग और अंग तंत्रों का विकास हुआ, लेकिन इस कृमि में अंग के नाम पर केवल एक अंग है। कौन? माउथ। ये नोट करने वाला विषय दोस्तों की प्रकृति ने जब ये तय कर लिया कि अब जंतु सबको अंग दे देना है, तो प्रकृति को लगा सबसे पहले माउथ देकर चेक करते हैं। तो मुंह यानी कि माउथ सबसे पहले विकसित होने वाला अंग है। पृथ्वी पर जो जंतु सबसे पहले आए अंगों को लेकर, उनमें सबसे पहले कौन अंग विकसित हुआ? माउथ। क्लियर हो गया ना जी? अब कहिएगा माउथ तो सिलिंटरेट में भी था, सिलिंटरेट में माउथ नहीं था, माउथ के समान संरचना था जो उत्तक से बना था। माउथ अंग की बात कर रहे हैं, मतलब उत्तक मिलकर के बनाते हैं क्या? अब वो वाला अंग पहली बार विकसित हुआ किस रूप में? माउथ के रूप में। लेकिन वही प्लेटी एलिमेंथेज में श्वसन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, कंकाल तंत्र है नहीं है, केवल एक तंत्र है, वो भी पूरी तरह से विकसित नहीं है। केवल एक तंत्र है, वो भी पूरी तरह से विकसित नहीं है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब दोस्तों प्रकृति को अब यह महसूस हो गया कि जंतु सबको अंग और अंग तंत्र हमने प्रदान कर दिया, तो प्रकृति ने फैसला ले लिया है कि अब किसी भी जंतु को अलैंगिक जनन की सुविधा प्रदान नहीं करेंगे। अब यहां से यानी प्लेटी एलिमेंथेज से आगे जितने भी फाइलम पढ़ेंगे सब में केवल कैसा जनन होगा? केवल लैंगिक जनन होगा। अपवाद स्वरूप ही किसी में अलैंगिक जनन होगा। एक क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये निवास कहां करते हैं?
प्लेटी एलिमेंथीज निवास कहां करते, तो ये परजीवी होते हैं। ये मानव के शरीर के भीतर, जानवरों के शरीर के भीतर, अन्य जंतुओं के शरीर के भीतर निवास करते हैं, अकेले कहीं पर रहते हैं। ये परजीवी है दोस्तों, परजीवी के रूप में निवास करते हैं किसी दूसरे सजीव के शरीर में। तो दोस्तों प्लेटी हेलमेंथीज भी क्या, हाँ सब कुछ होगा, ठीक है ना। अब उत्सर्जन का क्रिया नहीं है, उत्सर्जन वाला तो अंग नहीं है। हर जंतु में श्वसन होगा, उत्सर्जन होगा, पोषण होगा, लेकिन दोस्तों जिस जंतु में अंग नहीं है उन सारे जंतुओं में श्वसन, पोषण, उत्सर्जन सारा काम कोशिका करेगा। कौन करेगा? कोशिका। मान लीजिए दोस्तों कि प्लेटी एलिमेंथीज में उत्सर्जन वाला अंग नहीं है, तो इसमें उत्सर्जन का काम कौन करेगा? कोशिका। और प्लेटी एलिमेंथीज में उत्सर्जन करने वाली कोशिका भी अलग तरह का होता है, उसका नाम क्या है? फ्लेम कोशिका, ज्वाला कोशिका, ज्वाला कोशिका। जैसे पोरीफेरा में कोई अंग था तो उसमें भी उत्सर्जन किसके द्वारा हो रहा था? कोशिका के द्वारा। सिलिंट्रेटा में भी उत्सर्जन किसके द्वारा हो रहा था? कोशिका के द्वारा। प्लेटी एलिमेंथीज में उत्सर्जन वाला अंग नहीं है तो उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? कोशिका के द्वारा। और प्लेटी एलिमेंथीज में जो कोशिकाएं उत्सर्जन करती है, प्लेटी एलिमेंथीज में जो कोशिकाएं उत्सर्जन करती है उस कोशिका का नाम क्या है दोस्तों? फ्लेम कोशिका, फ्लेम कोशिका। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि प्लेटी एलिमेंथीज, प्लेटी एलिमेंथीज, प्लेटी एलिमेंथीज भी पोरीफेरा और सिलिंट्रेटा के तरह क्या है, लेकिन इसमें केवल पाया जाता है लैंगिक जनन ही होता है। और ध्यान रखिएगा अलैंगिक जनन यहां से बंद हो चुका है, अलैंगिक जनन यहां से बंद हो चुका है। प्लेटी एलिमेंथीज में केवल लैंगिक जनन होते हैं और इसमें कोई लार्वा वाली अवस्था नहीं पाई जाती, कोई लार्वा वाली अवस्था इसमें नहीं पाई जाती है। कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि प्लेटी एलिमेंथीज का प्रचलन अंग क्या है? इसमें प्रचलन अंग नहीं होते, ये परजीवी जीवन जीते हैं, इसको प्रचलन करने की आवश्यकता। क्लियर हो गया? समझे? प्लेटी एलिमेंथीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आइए एक बार रिवीजन करते हैं। नाम को पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटी एलिमेंथीज में किस जंतु को रखा गया है? कृमि को रखा गया है। प्लेटी एलिमेंथीज में किस आकार के कृमि को रखा गया है? चपटा और फीता कृमि को। चपटा और फीता, ये कृमि कैसे जंतु होते हैं? परजीवी जंतु होते हैं जो रोगों को फैलाते हैं। कृमि का शरीर कैसा होता है? बायलेटरल। कृमि का शरीर कितने स्तर का? लेकिन कृमि के 3 स्तरीय शरीर में देखा पहली बार अंग और अंग तंत्रों का विकास कहां देखने को मिलता है? प्लेटी एलिमेंथीज के कृमि वाले जंतु में पहली बार अंग और अंग तंत्रों का विकास किस फाइलम में हुआ? प्लेटी एलिमेंथीज में। लेकिन प्लेटी एलिमेंथीज में अंगों के नाम पर केवल एक अंग माउथ पाए जाते, अन्य कोई अंग पाए। और प्लेटी एलिमेंथीज में अंग तंत्रों के नाम पर केवल पाचन तंत्र पाए जाते, वो भी पूरा विकसित नहीं होते हैं। प्लेटी एलिमेंथीज में माउथ और पाचन तंत्र के अलावे अन्य सभी अंग और अंग तंत्रों का क्या होता है? अभाव होता है।
प्लेटी एलिमेंथीज में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, फ्लेम कोशिका। ये फ्लेम कोशिका जंतु जगत में प्लेटी एलिमेंथीज के अलावे कहीं और देखने को मिलता। और ये फ्लेम कोशिका क्या काम करता है? उत्सर्जन का काम करता है। पोरीपेरा और सिलिंट्रेटा के तरह प्लेटी एलिमेंथीज भी क्या है? बायसेक्सुअल है, लेकिन इसमें प्रजनन केवल लैंगिक जनन के दृष्टिकोण, लैंगिक जनन के रूप में होता है। क्लियर हो गया? समझ गए? प्लेटी एलिमेंथीज समझ गए? अब प्लेटी एलिमेंथीज में आपको कौन कौन जंतु नाम याद रखना है? प्लेटी हेलमिनथीज, प्लेटी एलिमेंथीज में पहला नाम याद रखना है दोस्तों, फेसियोला। फेसियोला हेपेटिका, इसको कहते हैं दोस्तों लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक, क्योंकि फेसियोला हेपेटिका जिस भी जंतु के शरीर में रहते हैं उसके किस भाग में रहते हैं? दूसरा है दोस्तों टीनिया सोलियम, इसको क्या कहते हैं? क्योंकि इसका ही शरीर फीते के समान होता है। तीसरा याद रखना सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा इसे क्या कहते हैं? ब्लड फ्लू, क्योंकि जिस जंतु में ये रहते हैं उसके किस हिस्से में रहते हैं? ब्लड फ्लूक। चौथा नाम याद रखना प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया परजीवी नहीं है, परजीवी नहीं है। कृमि तो परजीवी ही होते हैं, लेकिन एक है कृमि प्लेनेरिया, ये परजीवी नहीं है, ये स्वतंत्र जीवी है। ये प्रकृति में टहलते फिरते अपने भोजनों की भोजनों की खोज करते हैं। तो प्लेटी एलिमेंथीज में कुल 4 जंतुओं का नाम याद रखना है। लीवर फ्लूक किसे कहते हैं? फेसियोला हेपेटिका को। फीता कृमि का वैज्ञानिक नाम क्या है? टीनिया सोलियम ज्यादातर सुअर के शरीर में परजीवी के रूप में होता है। टीनिया सोलियम ज्यादातर किस जंतु के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं? सुअर। और सुअर के मांस को सही तरह से पकाकर नहीं खाया गया तो संभावना रहती है कि फीता कृमि मानव के शरीर में पहुंच जाए। और ये फीता कृमि जब मानव के शरीर में पहुंच जाता है तो सीधे ये मस्तिष्क में जाकर मस्तिष्क को अंदर से खाने लगता है और मस्तिष्क को एकदम बर्बाद कर देता, आदमी मर जाता है। इतना घातक है ये, टेंशन नहीं लीजिए, सुअर से अलग रहेंगे। सिस्टोसोमा को क्या कहते हैं? ब्लड फ्लूक। सिस्टोसोमा को क्या कहते हैं? ब्लड फ्लूक। ब्लड फ्लूक इसलिए कहते हैं सिस्टोसोमा जिस भी जंतु में परजीवी के रूप में रहेगा उसके ब्लड में रहेगा। प्लेनेरिया क्या है? परजीवी नहीं है, स्वतंत्र जीवी है। कृमि परजीवी होते हैं जी। कृमि क्या होते हैं? याद रखना है, ये अपवाद है प्लेनेरिया जो कि कृमि है लेकिन परजीवी नहीं है। क्लियर हो गया? प्लेटी एलिमेंथीज क्लियर हो गया? प्लेटी एलिमेंथीज में कृमि को रखा गया, लेकिन कैसे कृमि को? चपटा। और प्लेटी एलिमेंथीज का शरीर रेडियल या बायलैटरल? बायलैटरल होता है। प्लेटी एलिमेंथीज के 3 स्तर शरीर या 2 स्तर? 3 स्तर शरीर होता है। एक बार प्लेटी एलिमेंथीज को पढ़िए, उसके बाद इसके एक और फाइलम पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये प्लेटी एलिमेंथीज से मिलता जुलता फाइलम है।
केचुआ के रक्त में कौन सा वर्णक पाया जाता है? आने दीजिए केचुआ पर, ठीक है। क्या बोले? ऑप्शन में दोनों काहे होगा? नहीं तो वो क्वेश्चन बाद में कैंसिल हो जाएगा। जो उत्तर सही है वही ना होगा। मान लीजिए कि दो उत्तर है और बोर्ड दोनों दे दिया, तो बोर्ड की गलती है, तो तब वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। सवाल है कि किसी प्रश्न का दो उत्तर है और दोनों ही ऑप्शन में है, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? ऐसे जंतु जो दो स्तर का बना होता है उसे डिप्लोब्लास्टिक, 3 स्तर शरीर को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? एक क्वेश्चन आ रहा है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक क्या है, नोट में भी दिया हुआ है। 2 स्तरीय शरीर को डिप्लोब्लास्टिक, 3 स्तरीय शरीर को ट्रिप्लोब्लास्टिक। आइए दोस्तों अगले फाइलम पर आइए। सिलिंटरेटा और प्लेटी हेलमेंथिस का कॉन्सेप्ट क्लियर ना? आइए दोस्तों अगला फाइलम ASC, इसको पढ़ेंगे SK। SK क्या पढ़ेंगे? और उसके बाद SK L मीन अथीज। पढ़ने में कोई दिक्कत? सिर्फ ASC को पढ़ देना है, SK क्लियर। और उसके बाद तो सब सीधे सीधे है ना। HEL हेल, MIN मीन, THES थीज, SK हेलमेन थीज, SK हेलमेन थीज। नाम पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत हिंदी नाम पढ़ने में ही दिक्कत हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अगला फाइलम, और अगला फाइलम का नाम पढ़ने में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो लिखते हैं SK हेलमीन थीज, SK हेलमीन थीज, SK हेलमीन थीज। अब नाम देखकर तो आप थोड़ा सा तो अंदाज लगा ही लीजिएगा कि इसकी कई विशेषताएं प्लेटी हेलमेंथिस में मिलेगा। SK हेलमेंथिस के नाम सुनकर या देखकर आप ये अंदाजा जरूर लगाए होंगे कि प्लेटी हेलमेंथिस के कई गुण इसमें भी मौजूद होगा, क्योंकि नाम एक जैसे हैं। बिल्कुल ये बात सही सोच रहे हैं आप दोस्तों। इस SK हेलमेंथिस में भी किसको रखा गया है? कृमि को। लेकिन इसमें रखा गया किस कृमि को? गोल कृमि को। चपटा और फीता कृमि प्लेटी हेलमेंथिस में, गोल कृमि SK हेलमेंथिस में। चपटा और फीता कृमि प्लेटी हेलमेंथिस में, गोल कृमि। अब देखिए जो कृमि चपटा था उसी को चपटा कृमि बोले थे, जो कृमि फीता था उसी को फीते के समान था उसे ही फीता कृमि बोले थे। लेकिन ये गोल कृमि गोल होते ही नहीं है। ये गोल कृमि कैसे होते जानते हैं? ये गोल कृमि जो होते हैं, गोल कृमि जो होते हैं ये लंबे होते हैं। एकदम लंबे लंबे होते हैं, ठीक है ना। आंख है आंख, आई स्पॉट। तो ये जो गोल कृमि है वास्तव में गोल होते नहीं है।
ये लंबे लंबे होते हैं। तब लंबे लंबे होते हैं तो इसे गोल कृमि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कंकाल तंत्र है नहीं। कंकाल तंत्र नहीं होने के कारण ये जो लंबे आकार का, ये लंबा रह ही नहीं पाता, गोल हो जाता है। जैसे ये जमीन पर आएगा ये तुरंत गोल हो जाएगा। ये बच्चों में कीड़ी वाला बीमारी होता था। नहीं है, कीड़ी नहीं, कृमि कहते हैं, लेकिन गांव सब में बोलते हैं कि बच्चा को 6 महीना में ना कीड़ा का दवाई दे देना चाहिए। आजकल के बच्चे तो स्मार्ट हो गए तो ये बीमारी नहीं होते हैं, लेकिन पुराने बच्चे मिट्टी पर दौड़ते थे, मिट्टी भी खा लेते थे। उस मतलब बहुत पहले 10 साल पहले बच्चे पालने की जो व्यवस्था थी और आज में थोड़ा अंतर हो ही नहीं गया जी। बिहार इतना आर्थिक तरक्की कर गया है, ठीक है। पहले इतना लोग दरोगा की तैयारी भी नहीं करते थे, ठीक है। तो बच्चों में कीड़ी वाला बीमारी होता था, कोई बहुत भयंकर बीमारी नहीं होता था। रात में दवाई दीजिए, सुबह सारा कीड़ी बाहर। और वो कीड़ी आप देखे होंगे ना, तो वो एस्केलमेंथिस ही था, एकदम व्हाइट व्हाइट लंबे लंबे। जैसे शरीर से बाहर आता तो वो गोल हो जाता था। क्या कोई देखे? हाथ उठाइएगा। हा, चलिए। नहीं देखे तो यूट्यूब जिंदाबाद। क्लियर हो गया ना? तो ये जो गोल कृमि है वास्तव में गोल होते नहीं, ये लंबे होते हैं, दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं। ये लंबे होते हैं, दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं। लेकिन इसमें कंकाल तंत्र के अभाव होने के कारण, किसका अभाव होने के कारण? कंकाल तंत्र के अभाव होने के कारण ये गोल रह ही नहीं पाते दोस्तों, ये गोल रह ही नहीं पाते। ये क्या हो जाते हैं? सॉरी, ये लंबा रह ही नहीं पाते, ये क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो एस्केलमेंथिस में भी किसको रखा गया है? कृमि को रखा गया है। लेकिन किस कृमि को? लेकिन गोल कृमि वास्तव में गोल होता, लंबे लंबे होते दोनों सिरों पर। अब इनका भी शरीर, यानी गोल कृमि के भी शरीर की बात करें तो इनका भी शरीर क्या? बायलेटरल। इनका भी शरीर कितने स्तर का? और इसमें एक दोस्तों मिथ्या देगुआ पाया जाता है। प्लेटियलमेंथिस में तो देगुआ नहीं पाया जाता है, लेकिन एस्केलमेंथिस में मिथ्या देगुआ पाया जाता है। मिथ्या देगुआ पाया जाता है। और मिथ्या देगुआ को सीडोसिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडोसिलोम। सीडोसिलोम में पी साइलेंट रहता है। एनी प्रॉब्लम है? तो अधिकांश विशेषता प्लेटियलमेंथिस का ही है, लेकिन एस्केलमेंथिस के 3 स्तर शरीर में मिथ्या देगुआ। मिथ्या देगुआ का मतलब हुआ कि इसके शरीर में देगुआ समान संरचनाएं दिखती तो है, लेकिन वो वास्तविक नहीं होती है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? मिथ्या देगुआ। वास्तविक तब होता जब इसमें ब्लड होता, तो इसमें भी ब्लड का विकास नहीं है। इसमें पूर्ण विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। पाचन तंत्र प्लेटियलमेंथिस में भी था कि दोस्तों? पाचन तंत्र प्लेटियलमेंथिस में था ना, लेकिन वो पूरी तरह से विकसित था। लेकिन एस्केलमेंथिस का पाचन तंत्र पूरी तरह से क्या होता है? विकसित होता है। देखिए, पाचन तंत्र विकसित तब माना जाएगा जब माउथ से लेकर एनस तक का विकास होगा। एनस यानी कि मलद्वार। एक पूर्ण विकसित पाचन तंत्र की शुरुआत माउथ से होती है, समाप्ति एनस पर होती है। प्लेटियलमेंथिस में माउथ था लेकिन एनस
इसीलिए प्लेटी एलिमेंथीज के बारे में हम पढ़े कि उसका पाचन तंत्र पूरी तरह से विकसित है। लेकिन एसके एलिमेंथीज के गोल कृमि में, एसके एलिमेंथीज के गोल कृमि में पाचन तंत्र पूरी तरह से विकसित है। और विकसित इसलिए क्योंकि इसमें माउथ से लेकर एनस तक का विकास हुआ है। इसमें माउथ से लेकर एनस तक का विकास हुआ है। क्लियर हो गया। लेकिन अन्य सारे तंत्रों का क्या होता है? अभाव होता है। श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त, इन सब का अभाव होता है। केवल क्या पाए जाते हैं? पाचन तंत्र पाए जाते हैं। केवल और केवल क्या पाए जाते हैं? पाचन तंत्र। अंतरेय प्लेटी एलिमेंथीज का पाचन तंत्र पूरा विकसित नहीं है, लेकिन इसका पाचन तंत्र पूरी तरह से विकसित है। प्लेटी एलिमेंथीज के चपटा और फीता कृमि में एनस नहीं होता है, जबकि गोल कृमि में एनस होता है। कहीं कोई दिक्कत? समझ गए? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि एसके एलिमेंथीज एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? यानी मेल अलग होता है और फीमेल अलग अलग बॉडी होता है। प्लेटी एलिमेंथीज बायसेक्सुअल, एसके एलिमेंथीज यानी गोल कृमि में मेल अलग बॉडी होता है, फीमेल। और आपको बता दिए थे कि प्लेटी एलिमेंथीज में ही लैंगिक जनन की शुरुआत हो चुकी है। तो अब बताने की जरूरत है कि ये भी लैंगिक जनन करते हैं, अंडे देते हैं, अंडे से बच्चे निकलते हैं। क्लियर हो गया? एसके एलिमेंथीज समझ गए? प्लेटी एलिमेंथीज में चपटा और फीता कृमि है, एसके एलिमेंथीज में गोल कृमि है। प्लेटी एलिमेंथीज भी बायलेटरल, एसके एलिमेंथीज भी। प्लेटी एलिमेंथीज भी 3 स्तर का, एसके एलिमेंथीज भी 3 स्तर का। प्लेटी एलिमेंथीज के 3 स्तरीय शरीर में देखवा पाया नहीं जाता है। एसके एलिमेंथीज के 3 स्तरीय शरीर में मिथ्या देखवा पाया जाता। मिथ्या का मतलब झूठा। प्लेटी एलिमेंथीज में अंग और अंग तंत्रों का विकास हो चुका है, तो एसके एलिमेंथीज में भी हो चुका है। प्लेटी एलिमेंथीज में अंग के नाम पर केवल माउथ पाए जाते हैं और तंत्र के नाम पर केवल पाचन तंत्र पाए जाते हैं। प्लेटी एलिमेंथीज का पाचन तंत्र भी पूरी तरह से विकसित, लेकिन एसके एलिमेंथीज में पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है। एसके एलिमेंथीज का माउथ से लेकर एनस तक का विकास हुआ रहता है। प्लेटी एलिमेंथीज में भी पाचन तंत्र के अलावा अन्य कोई तंत्र नहीं पाया जाता। एसके एलिमेंथीज में भी पाचन तंत्र के अलावा कोई अन्य तंत्र पाया। प्लेटी एलिमेंथीज बायसेक्सुअल है, एसके एलिमेंथीज यूनिसेक्सुअल है। प्लेटी एलिमेंथीज के कृमि भी परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, रोगों को फैलाते हैं। एसके एलिमेंथीज के भी जीव परजीवी जीवन जीते हैं और रोगों को। और एसके एलिमेंथीज में सिर्फ वही नाम याद करना है जो नोट में दिया हुआ। देखिए एक बार, एक होगा एस्केरिस, दूसरा होगा उचेरिया, ट्राइकिनेला, ट्राइकिनेला। बस 3 नाम याद रखना है। मिथ्या देखवा मतलब झूठा देखवा न है। देखे गड़बड़ तो नहीं हो गया। ट्राइकिनेला ओ इनकाइलोस्टोमा, उचेरिया, हुकवर्म, पिनवर्म। लिख लीजिए। एक और जंतु है इसके एलिमेंथीज में जिसका नाम है ट्राइकिनेला। आइए हुकवर्म, पिनवर्म के बारे में खूब पूछा जाता है, क्योंकि आप पढ़े कि चपटा कृमि, फीता कृमि, प्लेटी एलिमेंथीज है, गोल कृमि एसके एलिमेंथीज है। क्वेश्चन कभी पूछ देगा हुकवर्म, हुक कृमि और पिन कृमि किस में आता है, तो हुक कृमि और पिन कृमि भी किस में आता है? एसके एलिमेंथीज।
तो हमारी यात्रा पोड़ीफेरा से शुरू हुई है और कहां तक आए हैं? एसके एलिमेंटिज में। पोड़ीफेरा से यात्रा शुरू करते हुए एसके एलिमेंटिज तक जब हम आए हैं तो अभी भी हमें इंतजार है कि कौन जंतु पहली बार स्थल पर आए। अभी भी हमें इंतजार है कि आखिर किस जंतु में पहली बार ब्लड हुआ। अभी भी हमें इंतजार है कि किस जंतु में पहली बार सारे अंग तंत्रों का विकास हुआ है। और ये इंतजार की घड़ी अगले क्लास में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब जो फाइलम आएगा वो सब कुछ लेकर आएगा। बायोलॉजी को अब अगले क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे। और ये चैप्टर थोड़ा अब पहले से नहीं पढ़े हैं तो और ज्यादा उबाऊ लगता होगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। हम आसानी से धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आप अपना क्लास रोज रखिए, रोजे तो रख रहे हैं, सप्ताह में 4 दिन ले रहे हैं जी, ठीक है। अब समय जितना मिलेगा उतना ही क्लास लेंगे, ठीक है। पीलू पीलू किस संग में आता है? पीलू आता है इसी में दोस्तों, कृमि में ही आता है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में और थोड़ा देर के लिए लेते हैं ब्रेक, और उसके बाद हम इकोनॉमी के केमा चैप्टर पर थे? तीसरे चैप्टर पर। तो लीजिए आप लोग भी थोड़े देर के लिए ब्रेक, आंखों पर मारिए पानी का छींटा, और ऑनलाइन वाले को बोल रहे हैं जी, और आ रहे हैं हम इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों। मिलते हैं थोड़ी देर में।